हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी प्रैक्टिस सेट के अगली कड़ी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट देखा है, बहुत ही शानदार रहा आपका रिस्पांस। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका है 5वां, ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहला सवाल है आज की क्लास का, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा है उसने और ऑप्शन दिया है पहला परम धन अर्थ, दूसरा दिया है पर धन अर्थ, तीसरा पर धन अर्थ और चौथा दिया है उसने परमो धन अर्थ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जो परमार्थ का संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा क्या, परम धन अर्थ। क्या होगा, परम धन अर्थ। संधि विच्छेद की बात करेंगे तो परम धन अर्थ होगा और संधि का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि बताएंगे। कौन संधि बताएंगे आप, दीर्घ संधि बताएंगे। ठीक है, परमार्थ में परम धन अर्थ संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे और संधि का नाम जब पूछेगा तो कहेंगे दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, अशुद्ध अंश। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में कारक संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक, मैंने की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो किस पे है, मैंने पे है। क्या है, मैंने। तो होना क्या चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। मैंने की जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये आपका आना चाहिए। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, राजपुत्र में समास। राजपुत्र में समास पूछा है प्यारे बच्चों। तो पहला है ऑप्शन द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता, द्विगु होगा नहीं। दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर या और अथवा आता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। तो यहाँ पे जो आपका है राजपुत्र में आपका जो होगा वो होगा राजा का पुत्र और तत्पुरुष समास। क्या होगा, राजा का पुत्र। विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष है। का की के कहाँ आता है, संबंध तत्पुरुष में आता है। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ से, आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है तो इसमें आप देखेंगे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाच्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि आम खाया जाता है, खाने का प्रभाव, ठीक है, कर्ता नहीं पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कृतवाच्य या कर्मवाच्य। क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में, कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य नहीं होगा। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द बताना है कौन सा है और ऑप्शन ए आपका दिया है क्या, गांव, बी अमृत, सी उच्च और डी आपका दिया है एकत्र। तो प्यारे बच्चों तद्भव शब्द जो है वो आपका है, यहाँ पे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तद्भव जो आपका है वो आपका गांव है और गांव का तत्सम पूछेगा तो क्या बताएंगे, गांव का तत्सम होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। ठीक है, अमृत शब्द आपका तत्सम है। क्या है ये, तत्सम है और इसका तद्भव पूछेगा तो कह देगा अमीय। क्या होता है, अमीय। अमीय इसका तद्भव है और तत्सम क्या है, अमृत है। ठीक है, अगला जैसे उच्च दिया है, उच्च आपका तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है वो आपका होता है ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा। चंद बिंदु लगा होता तद्भव होता है, ऊंचा हो गया। ठीक है, अगला दिया है आपका एकत्र। तो एकत्र भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव जानते हैं क्या होता है, इकट्ठा। क्या होता है, इकट्ठा। बात समझ में आ रही है, इकट्ठा ये होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, तद्भव शब्द इसमें कौन सा था, गांव। बाकी सब क्या थे, तत्सम थे। ये अकेला आपका तद्भव है, बाकी सब यहाँ पे जितने भी हैं ये तीनों आपके क्या हैं, तत्सम है। क्या है, ये तीनों तत्सम है, तत्सम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो यहाँ पे कुछ नहीं जानना आपको, जटिल का विलोम सरल। जटिल मतलब उलझा हुआ होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जटिल का विलोम प्यारे बच्चों क्या होने वाला? सरल होने वाला। ठीक है, क्या होने वाला? सरल होने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपका है कठिन का, देखो कठिन का सरल परस्पर विलोम है। कठिन और सरल दोनों आपस में विलोम है। ठीक है, तो जटिल का क्या होगा? सरल होगा। रूढ़ का विलोम क्या होता है? आरूढ़ होता है। क्या होता है? आरूढ़ होता है। मुश्किल का होता है आसान। तो यहाँ पे जटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों वर्ण का जो अर्थ आप देखते हो अनेकार्थी शब्द है। क्या ये? अनेकार्थी शब्द है। और अनेकार्थी शब्द में आप वर्ण के अर्थ को जानोगे तो जानोगे, पहला वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है। क्या होता है? जाति भी होता है। तो वर्ण का मतलब सुंदर नहीं होता है, इसको आप टिक कर लीजिए। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होगा? वर्ण का अर्थ जो है वो सुंदर नहीं होगा। प्यारे बच्चों क्या नहीं होगा? सुंदर नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता है। सुंदर गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों दुष्कर, दूसरा है पुष्कर, तीसरा दुर्जेय और चौथा है आपका दुराग्रह। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है सब लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो तो उसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्कर। क्या होगा? दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्कर। और ये जो लिखा है ना दुर्जेय, देखो ध्यान से, जो ये दुर्जेय लिखा है ना इसका समझते मतलब क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। क्या होता है? जिस, ध्यान से पढ़िएगा, देखो विकल्प पे काम करना है। जिस पर विजय पाना मुश्किल हो, कठिन हो। जिस पर विजय पाना क्या हो? कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं। दुराग्रह क्या होता है? दुराग्रह क्या होता है? अनुचित आग्रह, मतलब जिद जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं अनुचित आग्रह, मतलब जिद जिसको बोलते हैं अनुचित आग्रह। और ये पुष्कर मतलब तालाब होता है, पोखरे का पर्यायवाची है। जल संग्रहित करने का गड्ढा जो होता है वो क्या होता है? पुष्कर होता है। तो इसमें जिसे करना बहुत कठिन उसके लिए क्या आएगा? दुष्कर आएगा। पुष्कर मतलब तालाब का पर्यायवाची जहाँ पे जल संग्रह किया जाता है, गड्ढा जो होता है। दुर्जेय जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो। दुराग्रह, अनुचित ग्रह मतलब अनुचित आग्रह मतलब जिद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है अट, दूसरा है हट, तीसरा है आहट और चौथा है राहट। तो घबराहट में आपको पता होना चाहिए कि मूल शब्द जो है वो घबराना है। क्या है? घबराना जो है वो मूल शब्द है और इसमें आहट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? आहट प्रत्यय लगा है। प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय लगा है? आहट प्रत्यय लगा है। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ देखिए घबराहट शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो आहट लगा है और मूल शब्द क्या है? घबराना। क्या है? घबराना। बात समझ में आ रही है? कहीं पे कोई संशय नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब लोग कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, और तभी मजा आएगा पढ़ने में। और जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको अगली वीडियो डेली 8 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आप सबको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे भारत भारती के रचनाकार कौन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बहुत सही, आपका एकदम सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने और रचनाएं भी तो लिखी हैं, साकेत हो गया, पंचवटी हो गया,
जयद्रथ वध हो गया, द्वापर हो गया, ये सब रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और उस कृति का नाम बताना है आपको, किस रचना पे उनको दिया गया था। तो उस रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया अगर ये पूछता है तो बताएंगे प्यारे बच्चों, 1959 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1959 ईस्वी को दिया गया। ठीक है, चलिए और इनको एक पुरस्कार और दिया गया है, कौन सा? उर्वशी के लिए। किसके लिए दिया गया है? उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत प्यारे बच्चों कबीरदास की रचना है कि जायसी की है कि सूरदास की, तुलसीदास की? तो पद्मावत जो है रचना प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, पद्मावत का ऑप्शन नंबर कौन सही है? पद्मावत का जो ऑप्शन है वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी। रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म सानी? तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो आप सबको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है वो मैच करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं देखेंगे आप तो आपको बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। दूसरा कॉपी पेन रखिए साथ में लिखते रहिए। स्कंदगुप्त, राजश्री, राजश्री, राजश्री गुट का नहीं है, राजश्री रचना है। ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी हो गया, कामना, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे जो आप ऑप्शन देखोगे सी जो है मोहन राकेश की बहुत ही रचना फेमस है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, कौन सी रचना फेमस है? आषाढ़ का एक दिन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बहुत ही फेमस है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है गधा। तो गधा तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। इसका तत्सम जो होता है गर्धव होता है और इस बार के यूपी टेट के जूनियर लेवल में पूछा था। ठीक है। गाय आपका जो है तद्भव है, इसका तत्सम गो होता है। क्या होता है? गो होता है। घड़ा आपका तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो घट होता है। तो ग्राहक ही एक बचा है और यही तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और ग्राहक का तद्भव गाहक होता है। क्या होता है? गाहक होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्रोध है कि उत्साह है कि विस्मय है कि भय है? तो सभी लोग बताएंगे अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आपको पता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों वो आश्चर्य या विस्मय है। क्या है? आश्चर्य या विस्मय है। बात समझ में आ रही है? अब आपको पता करना है कि क्रोध का स्थायी, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर सही किया है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो आप सब बताएंगे। और दूसरा बताइएगा उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तीसरा बताइएगा आप सभी लोग। क्रोध का जितने बच्चों ने ऑप्शन आंसर दिया है रौद्र, तो बिल्कुल सही आंसर है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। उत्साह जिन बच्चों ने वीर रस दिया है बिल्कुल सही है। भय जिन बच्चों ने भयानक रस कहा है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य विस्मय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा 14 नवंबर, तीसरा 14 दिसंबर और अगला है 14 जून। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है प्यारे बच्चों? तो हम कहेंगे 14 सितंबर 1949 से। कब से? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा की मान्यता दी गई, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है परीक्षा के लिए। तो पहला पॉइंट आपका है, छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? तो प्यारे बच्चों, छंद की सर्वप्रथम चर्चा जो हुई थी वो आपकी ऋग्वेद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋग्वेद में हुई थी। ठीक है, अगला है, तुक को छंद का प्राण कहते हैं। तो कैसे पूछेगा कि छंद का प्राण किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि तुक को छंद का प्राण कहते हैं। किसको? तुक को छंद का प्राण कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, छप्पय अवधि का निजी छंद है। मैंने कल की क्लास में भी कराया था कि अवधि का निजी छंद कौन है? तो हम कहेंगे छप्पय अवधि का निजी छंद है। क्या है? छप्पय अवधि का निजी छंद है। ठीक है, छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। ठीक है, किसी क्लास में हम लोग छंद के 7 अंगों पे चर्चा कर लेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। पहले आप इतने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इसके सबने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र यानी छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र, जिसके प्रणेता कौन है? प्रथम पुस्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? छंद सूत्र बताएंगे। प्रणेता पूछेगा तो आचार्य पिंगल मुनि हैं। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्यारे बच्चों, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला वाणिक छंद, दूसरा वाणिक वृत्त छंद, तीसरा मात्रिक छंद और चौथा क्या है? मुक्तक छंद। तो वर्ण और मात्रा के विचार से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि छंद के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अगर आप देखें तो वैसे पूछे छंद के कितने भेद हैं तो हम लोग कहेंगे छंद के 3, क्या? मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। मात्रिक, वाणिक और क्या है? मुक्तक है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जनरली आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आपके पेपर में जो सवाल बनता है ना, पूछता है कि छंद के कितने अंग है, तो आप क्या बताओगे? 3 बताओगे। क्या बताओगे? 3 बताओगे। कौन कौन? मात्रिक, वाणिक और मुक्तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अगला, छंद से संबंधित जो गण है उसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आपको बताया गया है, या, माता, राज, भान, सलगा, यगड़, मगर, जगड़, तगड़, सगड़, नगड़। ठीक है, ये सब क्या है? गण हैं। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक होते हैं, जैसे कुंडलियाँ और छप्पय। कुंडलियाँ और छप्पय में कितने होते हैं? 4 से अधिक यानी 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की जब बात करेंगे तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में प्यारे बच्चों 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, कुंडलियाँ शब्द में या कुंडलियाँ छंद में
प्रथम व अंतिम शब्द क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कुंडलियाँ की पहचान है कि जिस छंद का पहला और अंतिम शब्द एक होता है वो आपकी कुंडलियाँ नामक छंद होती है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मात्रिक छंदों में दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद में कितनी प्रकार की मात्रा होती है, दो प्रकार की प्यारे बच्चों, ह्रस्व और दीर्घ, जिसको लघु और गुरु बोलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला देखिएगा, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है, कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। दोहा और रोला अगर क्रम से मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बनेगा, कुंडलिया नामक छंद बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दोहा और रोला के मिलाने से, इसको मिलाने से क्या बनता है, कुंडलिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि रोला के साथ अगर उल्लाला मिला दें, तब बताओ कमेंट करके कि क्या बनेगा। रोला के साथ उल्लाला मिला दें तो कौन सा छंद बनेगा। तो प्यारे बच्चों, रोला के साथ उल्लाला के मिलाने से छप्पे नामक छंद बनता है। क्या बनता है, छप्पे नामक छंद बनता है। तो इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और भी हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, ये आपका दिया है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किसका है। मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य है। प्यारे बच्चों, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यह किसने कहा था, तो आप कहेंगे आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था। किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था इसको। ठीक है, अगला देखिएगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन भरत मुनि ने कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चों, भरत मुनि ने कहा था। बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो कहेंगे भरत मुनि के रस सूत्र में जो आपका स्थायी भाव का उल्लेख नहीं। देखो ऊपर ही रस सूत्र लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तो इसमें कहीं से स्थायी भाव आया है तो नहीं आया है। तो किसका उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अब देखो एक शब्द आपका यह उल्लेख, तो उल्लेख में संधि कौन सी होगी, तो उल्लेख में व्यंजन संधि होगी। संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन लेख। संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन लेख। बात समझ में आ रही है। संधि का नाम व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या प्यारे बच्चों 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना था, शांत रस को रस नहीं माना था। अगला देखिएगा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, रस सूत्र के जनक कौन है, तो रस सूत्र के जनक आचार्य भरत मुनि है। कौन है, आचार्य भरत मुनि है प्यारे बच्चों। तो आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिखना भी है, केवल इसको मोबाइल में रखना नहीं है। अपनी कॉपी पे बाकायदे लिखो, पर एग्जाम पॉइंट करके आप लिखो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। यूपी PCL 18 में पूछा है प्यारे बच्चों, यूपी टेट 2013 में भी पूछा है। तो बता दीजिए कि ये रस सूत्र किसका है। अभी बताया मैंने आपको कि ये रस सूत्र जो है वो आपका किसका है, आचार्य भरत मुनि का। किसका है, भरत मुनि का रस सूत्र है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किसका है। अभी मैंने आपको बताया है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। या कथन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आचार्य विश्वनाथ का। किसका है, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। कानून गो भर्ती परीक्षा में पूछा है और यूपी PGT की परीक्षा में भी पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अमरस क्या है, अमरस बताना है प्यारे बच्चों कि अमरस क्या है। तो सबको पता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। तो यहाँ पे जो अमरस है एक संचारी भाव है। क्या है, एक संचारी भाव है। 33 भाव में एक भाव आपका अमरस भी है, जो संचारी भाव के नाम से जाना जाता है।
वीडियो की परीक्षा में 16 में पूछा गया सवाल है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, हमारी बात ऐसे लोगों तक पहुंच सके। चलिए अगली प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। वीर रस का स्थायी भाव यूपी पुलिस की 18 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगला, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करके बताना है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो हम लोग यहाँ देखेंगे संयोग और वियोग जो है वो श्रृंगार के 2 पक्ष हैं। किसके पक्ष हैं? श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं। बात समझ में आ रही है? श्रृंगार के 2 पक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए कि रस का संबंध जो है किस धातु से माना जाता है। तो हम लोग कहेंगे रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। किस धातु से? श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहते जाना। किसका अर्थ क्या होता है? बहते जाना, ठीक है। चलिए ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है। मतलब किसी हानि के कारण जब शोक हो जाए, जैसे किसी का पुत्र मर जाए, किसी का पति मर जाए, तो कोई हानि हो गई ना, और वहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों वहाँ पे जो होता है वो आपका करुण रस होता है। क्या होता है? करुण नामक रस उत्पन्न होता है। करुण रस में क्या होता है? मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है, ना के बराबर होती है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? मिलने की संभावना बनी रहती है, अलगाव केवल होता है। लेकिन करुण रस में हमेशा के लिए अलगाव हो जाता है, मिलने की संभावना ना के बराबर रह जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है करुण रस का स्थायी भाव क्या हो। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो आपका होता है शोक। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम लोग, शोक। क्या टिक करेंगे? शोक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या होगा? हास्य। स्थायी भाव आपको सभी रसों का पता होना चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। और ये भी आपका यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में किस रस का भेद है? तो बताना है भाई। देखो साफ साफ चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो तलवार अलवार जब आ जाए तो मतलब मारपीट की बात हो रही है, मतलब वीर रस की बात हो रही है। किसकी हो रही है? वीर रस की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे पहले बच्चों, वीर रस आएगा। क्या आएगा? वीर रस आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। भयानक रस का स्थायी भाव यूपी पीसीएल की परीक्षा में पूछा है। पहला ऑप्शन है विस्मय, दूसरा है भय, तीसरा है क्रोध, चौथा है उत्साह। तो भयानक रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या होगा? भय। क्या होगा? भय, ठीक है। ये भी यूपी पीसीएल की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि किस रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? सब लोग कमेंट करके बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल सभी को आंसर करना है। जुगुप्सा जो आपका है वो आपका विभत्त रस का स्थायी भाव है, जिसमें रक्त, सड़ा हुआ मांस, लाशें, चील, कौवे, इन सब का वर्णन होता है। वहाँ पे विभत्त रस होता है और उसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। जुगुप्सा या घृणा होता है। देखो पीसीएल की परीक्षा में पूछा है
कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट में पूछा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में पूछा है, कानून गो की परीक्षा में 15 में पूछा, चकबंदी लेखपाल में पूछा 17-15 में। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। प्यारे बच्चों क्या होगा? आश्चर्य या विस्मय। अभी इसके पहले ये सवाल आया हुआ था, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है तो बताइएगा मिलन। मिलन में कहाँ वियोग श्रृंगार की स्थिति होगी? तो यही तो गड़बड़ है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, वो आपका मिलन नहीं है, क्योंकि मिलन में वियोग श्रृंगार नहीं होता। ठीक है, प्रवास में भी है, मान में भी है, पूर्वराग में भी है, लेकिन आपका मिलन में कहीं से वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? सभी रसों का अधिपति मतलब रसों का राजा माना जाता है। और अभी आपने इसके पहले इस सवाल का आंसर देखा था, वो अलग तरीके से पूछा था और यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है, लेकिन आंसर तो एक होगा, श्रृंगार रस। क्या होगा? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों उत्साह है कि हास्य है कि भक्ति है कि श्रृंगार है? तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या प्यारे बच्चों? वीर रस का स्थायी भाव हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेना है। अगला, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों सब लोग बताएंगे कि साहित्य में रस का क्या आशय है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति, साहित्य की मिठास, किसी फल का स्वाद। तो सब लोग बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आप लोग मिला लीजिए, साहित्य में रस का आशय साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति है। क्या है? साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, ऐसे भाव क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा कि एक सवाल पूछा था कि वे भाव जो पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाते हैं, ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही पूछा है कि जो भाव केवल अल्पकाल तक आते हैं, संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? संचारी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके अपने परिपक्व अवस्था में आता है तो क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लेंगे। क्या होगा? स्थायी भाव। क्या होगा? स्थायी भाव। बहुत ही शानदार सवाल है, वीडियो के री एग्जाम में पूछा था। स्थायी भाव आपका आंसर है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वात्सल्य है कि करुण है कि वीर है कि श्रृंगार है? तो आपको नाम से पता है कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध के हमेशा आपको कौन सा रस देखने को मिलेगा? वीर रस ही देखने को मिलेगा, या तो करुण देखने को मिलेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र कविता में जो मुख्य रस है वो आपका कौन सा है? वीर रस है। क्या भैया? वीर रस है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या, कुल संख्या कितनी है? संचारी भाव की कुल संख्या, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 33, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो प्यारे बच्चों सभी लोग बता दो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपको टिक करना किसको? बी को। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न जो आपका है, देखो,
संचारी भाव 33 होते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे तो दिया है कि भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। तो प्यारे बच्चों बता दो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। तो अभी आपका सवाल ये आगे आया था कि भरत मुनि के रस सूत्र में जो है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सबको पता चल चुका है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 8 है। कितने रस हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो हम लोग कहेंगे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों? रौद्र है। ठीक है, अगले देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहां से। जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तु कहु कहु रत्नारे। अब देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ मांस खून सब फैला हुआ छिटका, मांस के टुकड़े हड्डियाँ सब इधर उधर फैले हुए हैं। और ऐसी पंक्तियों में आप सबको पता है कि घृणा आएगी और आपको यहाँ पे कौन सा रस देखने को मिलेगा? विभक्त रस देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? विभक्त रस देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला, केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र और मन ही मन समुझ मन ही मन रहिए। और यहाँ देखो जब विचित्र आ गया ना, क्या आ गया प्यारे बच्चों? विचित्र आ गया तो आपको पता है कौन सा रस होने वाला है? कमेंट करके बता दो कौन सा रस होने वाला है। विचित्र आ गया इसका मतलब आपको अद्भुत रस देखने को मिल जाएगा। कौन सा रस? अद्भुत रस देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो सब लोग बताएंगे किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार सवाल है, कानूनगो की परीक्षा में पूछा भी है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और ये शांत रस जो है हिंदी साहित्य का 9वां रस है। कौन सा रस है? हिंदी साहित्य का 9वां रस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। देखिएगा, निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो भयानक तो है नहीं, वीर, श्रृंगार और वात्सल। श्रृंगार रस का ही वर्णन है प्यारे बच्चों, लेकिन श्रृंगार रस में आप देखेंगे तो वियोग श्रृंगार का वर्णन है। किसका है? वियोग श्रृंगार का वर्णन है। गोपियों का श्री कृष्ण से अलगाव हो गया है तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि दिन रात हमारी आंखों से क्या होता? आंसुओं की वर्षा हो रही है। तो श्री कृष्ण का गोपियों से अलगाव हो चुका है और ऐसी पंक्ति में श्रृंगार रस ही है, लेकिन श्रृंगार का दूसरा पक्ष है। कौन सा पक्ष है? वियोग श्रृंगार पक्ष है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला आपका है, किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो प्यारे बच्चों आपको बताना है किस रस का स्थायी भाव शोक है। तो यहां से कहीं कोई दिक्कत नहीं, करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा था, करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला, दी गई पंक्तियों में रस का नाम बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अब देखो यहाँ पे किसी का बच्चा उसकी माँ से अलग हो गया है, और जब मैंने कहा था ना कि किसी अनहोनी की बात किसी के साथ हमेशा के लिए अलगाव हो जाए, तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा रस होता है प्यारे बच्चों? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लेंगे। ऐसी पंक्तियों में हमेशा क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ से। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? प्यारे बच्चों सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सब लोग कमेंट करके बता दो, बहुत ही अच्छा है। आपको देखने को मिलेगा वात्सल भी होता है, श्रृंगार भी होता है, शांत भी होता है, लेकिन सूरदास के पदों में भयानक रस देखने को नहीं मिलता है। इसको आप टिक करेंगे, भयानक रस देखने को नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रस्तुत रस है। तो प्यारे बच्चों यूपी टेट 17 में पूछा था, आबकारी परीक्षा 16 में पूछा था, और यूपी टेट 2022 में भी पूछा है। 2022 में भी पूछा है। इसका क्या होगा? देखो एक तरफ क्या हो रहा है?
अजगर लख रहा है, मतलब अजगर उसको निगलने के लिए देख रहा है। और एक और मृगराज, मृगों का राजा सिंह खड़ा हुआ है। अब विकल्प बटोई, आदमी बीच रास्ते में क्या होगा, बेहोश हो गया। तो ऐसी पंक्तियों में भयानक रस होगा, क्या होगा, भयानक रस होगा। भय की अवस्था से क्या हो गया, वो आदमी बेहोश हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, भयानक रस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से।